नमस्कार आप सभी को। तो हम हमारे जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था हमारा। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात थे? वो थे प्रांतीय स्वशासन के कारण। उसने दिया था आपको प्रांतीय स्वशासन। भारतीय अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो वो माना जाता है जी मार्ले मिंटो सुधार के कारण। इसका रीजन पहले आ चुका है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 1935 के अधिनियम के बाद। इसकी सर्व प्रमुख विशेषता ही यही थी कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जाएगा और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जैसा कि आज के समय चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह का जो प्रस्ताव किया था वो सबसे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किया गया था। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? दोबारा से रिपीट हो जाएगा 1935 की। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो सबसे पहले किया था 1935 में आया था। उस अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। ऐसी कुछ इसमें प्रावधान थी। 1919 में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? वो थे मोंटेग्यू। ठीक है जी, मोंटेग्यू थे उस समय जो है भारत के वाइसराय जो भारत के सचिव थे, सॉरी भारत के जो सचिव थे वो थे मोंटेगू, और उस समय वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके द्वारा राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 से 37 तक चली थी। ठीक है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था? यह आया था 1919 में। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित है? वो है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, मतलब कैबिनेट मिशन। फेमस नाम है से कैबिनेट मिशन, जो जुलाई 1946 में इसका निर्माण किया गया था भारतीय संविधान सभा का। रोल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद में रखा जा सकता था? वो था 1919 का रोल्ट एक्ट। 1900 एक्ट के अनुसार इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, 1919 में था, जिसमें अधिकार दिया रहेगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चला सकते हैं, उसके अनिश्चित काल तक जेल में रख सकते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? वो था साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आधारित था। संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1946 में। ठीक है जी, जुलाई 1946 में इसका काम प्रारंभ किया था, और मतलब इसकी स्थापना हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद आर्थिक अवस्था के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना आज़ाद। ठीक है जी, 1940 से 40 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 1929, 1936 और 1937, मतलब 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 37 का फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 34 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन मेरठ में 1946 में हुआ था, जिसमें आचार्य JB कृपलानी को अध्यक्ष चुना गया। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, और उससे पहले जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1946 तक। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित किया गया था? 1907 में उनको निर्वासित करके मांडले भेज दिया गया था। लाला लाजपत राय को कृषि आंदोलन के आयोजित करने के लिए उनको 1907 में निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था। भूमि के पट्टेदारी की रेतवाड़ी प्रणाली किस स्थिति के संदर्भ में थी? मतलब क्या थी ये? इसमें था कि तो रैयत वह भूमि होती है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ठीक है, मतलब रैयत क्या होता है? वो भूस्वामी है, उस भूस्वामी को रैयत कहा जाता है
जो मतलब जिसके पास कुछ भूमि का टुकड़ा है तो उसका जो कर्जा सीधा उसका जो कर है वो सरकार को अदा किया जाएगा। इसको कहते थे रेतवाड़ी प्रणाली। रेतवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले के अलेक्जेंडर रीड द्वारा टॉमस मुनरो, तो कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि रेतवाड़ी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, रेतों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रेतवाड़ी कर कहा जाता था। रेतवाड़ी कहा जाता था क्योंकि ये व्यक्तिगत थी, जो जमीन का टुकड़ा था उसको कब्जे दिया जाता था और जो जो जिसका कब्जा होता था वो सीधा कर सरकार को उस समय देता था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग के लागू में की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार भारत की 51% भूमि आती थी। मतलब टोटल जो ब्रिटिश भारत था उस समय उसकी 51% भूमि रेतवाड़ी इसके अंतर्गत आती थी, जो 1792 में शुरू हुआ था। किस में रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इसका बम्बई और मद्रास में। ठीक है, बम्बई और मद्रास में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। ठीक है जी, जो हमारा भारत में ब्रिटिश भू प्रणाली मतलब जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था, मतलब एक अलग प्रणाली थी। इसमें भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया था, जो जमींदार को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 हिस्सा, मतलब 11 में से 10वां हिस्सा सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, 10 भाग तो सरकार को जाते थे और 1 भाग जाता था जमींदार को। जमींदारों को इसमें सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उसका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया एवं भू स्वामित्व तो परंपरागत हो गया। मतलब जो भूमि थी वो उनके जमींदारों की हो गई थी हमेशा के लिए। ठीक है, और जो मतलब भूमि जो पर वास्तविक मतलब को अधिकार दे दिया गया था एक तरीके से। ठीक है, जमींदारों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था इसमें। दादा भाई नारोजी के अनुसार राजस्व का अर्थ क्या था? राजस्व का अर्थ उनके अनुसार था स्वशासन। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है। दादा भाई के अनुसार स्वराज्य का अर्थ है स्वशासन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? वो था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन उनका लक्ष्य था, मतलब स्वदेशी जो आंदोलन था उनका। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उन्होंने किया था। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक मान्यता 1931 के कराची अधिवेशन में प्रदान की गई थी। ठीक है जी, कराची अधिवेशन में। यहाँ संभवतः झंडा फहराने के संदर्भ में, मतलब सबसे पहले झंडा लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था, लेकिन 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है इसको स्वीकार किया गया था। इसमें आपको मतलब सुमेलित करना है। इसके आंसर देखते हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से थे। तेज बहादुर सप्रू ये लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे और वीडी सावरकर ये हिंदू महासभा के नेता थे। ठीक है जी। किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का जो है उन्होंने 1920 में स्थापना की थी? तो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। ठीक है जी, 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। निम्न वर्गों के कल्याण हेतु भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1900, ठीक है नहीं, आपको इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन। 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा और 1927 में उन्होंने समाज समता संघ। 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा, 1927 में समता समाज संघ और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी, क्योंकि जो अनुसूचित जाति थी उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय, मतलब सचिव कौन थे? तो सचिव थे ब्रिटेन का एक मंत्री था जिसका नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, तो उसको सचिव कहा जाता था। भारत सचिव ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री होता था। यह अदन ब्रिटिश भारत और बर्मा की सरकार को नियंत्रित करता था और इंडिया ऑफिस का राजनीतिक प्रमुख होता था। यह पद 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है जी, ओके।
भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मतलब डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला था? ये मिला था 15 अगस्त 1947 को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्योंकि माउंटबेटन एक योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस तरह से इस स्थिति को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है जी। गांधी जी का सर्वपर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी जी? ठीक है जी, सत्य थी, अहिंसा थी। धर्म और सत्याग्रह तो बाद में इनका क्वेश्चन आया था, लेकिन सबसे पहले सत्य और अहिंसा। गांधी जी क्या थे सच्चे? गांधी जी कुटीर उद्योग से बहुत बड़े समर्थक थे, ठीक है ना। कौन स्वराज्य पार्टी के सदस्य थे? स्वराज्य पार्टी के सदस्य में से मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है जी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी बनी थी। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास थे, CR दास, और मोतीलाल महासचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। 1923 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन जो है इसका आंसर असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी। कब? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? स्वराज्य पार्टी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? अरे ये क्या प्रश्न हुआ? वृश्चिक राशि में। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए था? तो ये था भारत का भावी संविधान। भारत के भावी संविधान के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए की गई थी। इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार करने के लिए ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस हुई थी। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में भारत की तरफ से भाग लिया था। पंचशील का सिद्धांत क्या नहीं है? ठीक है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है पंचशील का जो सिद्धांत था ये भारत और चीन के बीच में एक औपचारिक संधि थी, ठीक है जी। 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया। यह पंचशील समझौता 5 सिद्धांतों पर आधारित था, ठीक है। यह सिद्धांत भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यापार से संबंधित थे। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता को सम्मान देना, पारस्परिक आक्रमण का अवशासन मतलब आक्रमण नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, समानता और परस्पर लाभ मिलेगा और शांतिपूर्ण से अस्तित्व रहेगा। ये पंचशील के समझौते मतलब पंचशील की 5 सिद्धांत थे, लेकिन उसके बाद चीन ने इनका बहिष्कार किया और 1962 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था। इसके बाद कहा गया था कि चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में इस पद के लिए चुनी गई थी, ठीक है जी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। स्वतंत्रता की माउंटबेट योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे आचार्य JB कृपलानी, ठीक है जी, आचार्य JB कृपलानी। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, ठीक है जी, पहली भारतीय थी। जो थी एनी बेसेंट विदेशी थी, भारतीय पहली सरोजिनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की मतलब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राजदूत थी? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित। किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं है? भगत सिंह, बाकी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और मोहनदास का संबंध आज़ाद हिंद फौज से था, जबकि भगत सिंह का संबंध इससे नहीं था क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी, ठीक है जी, 1923 में। 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? ये किया था उन्होंने जयपुर के जमानालाल बजाज
ठीक है। 1939 में गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट नीति का प्रयोग करके जयपुर रियासत में किया। उन्होंने इस कार्य के लिए जमनालाल बजाज को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी, जो गांधी जी के विशिष्ट सहयोगी थे। तो उन्होंने एक अलग तरीके का इसमें कुछ कार्य किया था, ठीक है जी। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था? ग्राम उद्योग की स्थापना। उनका मेन लक्ष्य था कि ग्राम उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाया जाए। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन, जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले नेता कौन थे? ईवी रामास्वामी नायनर। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।